हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग बाकी का रिमेनिंग चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें मोस्टली अकरेंस ऑफ मेटल्स है, मतलब मेटल्स किस फॉर्म में अकर करते हैं और हम उसे कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले सबको पता होगा कि मेटल्स को हम उनके मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं या उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिनरल्स और ओर क्या होते हैं, ये दो बेसिक टर्म्स हैं और इनकी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो है द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में प्राकृतिक रूप में, मतलब अपने नेचुरल फॉर्म में अकर करेंगे, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। और इन्हीं मिनरल्स में अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का या पर्टिकुलर कंपाउंड का अमाउंट अगर हाई है तो हम उसे उस एलिमेंट का ओर कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट चीज़ है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल देख लिया, मेटल किस फॉर्म में है, या तो मिनरल्स में। मेटल कहाँ आकर करेगा, या तो उसके मिनरल्स में या तो ओर में। ठीक है, अब इन मिनरल और ओर से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी में क्या थे, पोटेशियम थे, कैल्शियम था, पोटेशियम सोडियम, देन कैल्शियम मैग्नीशियम, देन देन जिंक, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। इसके बाद हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्करी, Ag और Au था। ठीक, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप में होते हैं तो वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं बॉटम में वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मिडल वाले जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो अब इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, या यूँ कहें कि हम किस प्रोसेस से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मेटल उस पर्टिकुलर मिनरल या ओर में प्रेजेंट है। तो देखते हैं, यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है वो अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए ये अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल याद रखना है कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर अपने कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फ्री स्टेट में होंगे, कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं। और जब ये कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो ये सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे है द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। ये रिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री एलिमेंट के रूप में कभी नहीं मिलेंगे। द मेटल इन द मिडल, जो मिडल में है, जैसे जिंक, आयरन, लेड और कॉपर जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, बता चुकी हूँ। दे फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट। तो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में ये अकर करेंगे नेचर में। इसके बाद बताया है कि ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके जो ओर होते हैं उनका जो नेचर कैसा होता है, ऑक्साइड होता है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ सरफेस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अर्थ के सरफेस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी: मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स विथ medium reactivity and metal of high reactivity. Different techniques are used
टू ऑब्टेन मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। तो हमने ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया मेटल को, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। और इसी बेसिस पे हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि कोई पर्टिकुलर ओर है, किसी मेटल का ओर होगा ये जो कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड इन सेंस इसमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, हमें उससे अब उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मेटल हाईली रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद अगर हाईली रिएक्टिव है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे उसका और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर मीडियम है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में हो, यानी कार्बन के साथ उसने ओर बनाया हो, या सल्फाइड ओर के फॉर्म में, मतलब सल्फर उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कार्बोनेट का ओर है तो हम उससे कैल्सिनेशन करवाएंगे, और अगर सल्फाइड का है तो रोस्टिंग करवाएंगे। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है, फिर जो भी ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इनके थ्रू ऑक्साइड में हम मेटल को जब चेंज करेंगे तो उसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के बाद हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज़ का है उस ओर में, तो हम क्या करेंगे? अगेन सल्फाइड ओर में होगा वो, तो उसके रोस्टिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो मेटल हमें मिलेगा वो इम्प्योर होगा, उसका प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग हमें करनी पड़ती है लास्ट में। ठीक, तो हमने ये देख लिए कि मेटल के नेचर के बेसिस में हम मेथड को अडॉप्ट करेंगे प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक, तो ये फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब कि उस ओर में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ore mines from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil and sand etc. called gangue। मतलब ओर में जो भी impurities होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? gangue कहते हैं। The impurities must be removed from the ore prior to extraction of metal। मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले हमें इन impurity को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं The process used for removing the gangue from the ore are based on difference between physical and chemical properties of the gangue and the ore। मतलब इन impurities को हम रिमूव करने के लिए जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? ओर की फिजिकल और gangue की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज अकॉर्डिंगली। तो और इनकी ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही सेपरेशन की टेक्निक वेरी करेंगी। दिवाली की वजह से पटाखे बज रहे हैं, आई एम सॉरी, दिन के टाइम पे भी ये लोग पटाखे बजा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। तो अभी जो हमने पढ़ा इनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब ओर में क्या क्या होता है। तो ओर में सबसे पहले तो एक जो डिज़ायरेबल हमारा मेटल है या डिज़ायरेबल कंपाउंड है जो हाई अमाउंट में होगा, एक तो वो होगा, दूसरा इम्प्योरिटीज़ होंगी। इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहते हैं? गैंग्योर कहते हैं। अब जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? तो उनका एक्सट्रैक्शन जो है उनके ऑक्साइड फॉर्म से बेसिकली हम उनसे रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ये द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। मतलब हीटिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल चेनाबार, ये मर्करी का ऑक्साइड है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो देख लेना आप लोग। ओर ऑफ मर्करी, when it is heated in air it is first converted into mercury oxide is then reduced to mercury on further heating। मतलब जो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ के मेटल हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम सिंपल टेक्निक का यूज़ करते हैं, हीटिंग। ठीक है, उसके ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन करवाएंगे जिससे हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें मर्करी सल्फाइड से हमने मर्करी सल्फाइड को हीट किया है
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मर्करी ऑक्साइड मिला, और मर्करी ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो हमें लिक्विड मर्करी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम कॉपर सल्फाइड से। ठीक, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो एक्टिविटी सीरीज थी उसमें जो बीच में जो मेटल्स थे कौन कौन थे, जिंक था, आयरन था, एल्युमिनियम था। ठीक है, तो इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट को डाल के उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ऑक्साइड फॉर्म से। ठीक, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। These are usually present as sulfide carbonate in nature. It is easier to obtain the metal from its oxide as compared to sulfide or carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxide. मोस्टली ये लोग सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के बाद इनका रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ दे रखा है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उन्हें हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक, और इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। तो एक जो डिफरेंस होता है कार्बोनेट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच, वो यही होता है कि कैल्सिनेशन के प्रोसेस में हम लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, जबकि रोस्टिंग के केस में हम सल्फाइड ओर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऑक्साइड होने के बाद, जब एक बार कंपाउंड हमारा ऑक्साइड में चेंज हो गया, उसके बाद हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कॉमन है दोनों में रिडक्शन प्रोसेस। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली हम कार्बन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कैल्शियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है। ठीक, यहाँ जिंक का एक्सट्रैक्शन दिया है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अगेन। उसके बाद दिया है beside using carbon to reduce metal oxide to metal, sometime displacement reactions can be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. are used as a reducing agent because they can displace metals of low reactivity from their compound. For example, the magnesium oxide is heated with aluminum powder and following reaction take place. तो मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन ऐसे कर सकते हैं हम लोग। फिर आयरन ऑक्साइड, ये अगेन ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम इज यूज टू जॉइंट रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन्स पार्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट निकलती है बाहर, और हीट निकलती है इसका मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट। तो जो बाहर हीट को रिलीज कर रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, दूसरा आपका आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो ये जो मीडियम रिएक्टिव सीरीज में मेटल्स पाए जाते हैं उनका एक्सट्रैक्शन ऐसे होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, देन रिडक्शन। ठीक, अब एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और क्या होता है हमारा, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इनका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, ये इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें हम कैथोड, एनोड उसी पर्टिकुलर मेटल का यूज़ करते हैं और बैटरी के थ्रू उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये देख लेते हैं। द मेटल्स हाई अप इन द
reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. For example, carbon cannot be reduced oxide of sodium, magnesium, calcium, aluminium to the respective metal. This is because these metals have more affinity for oxygen than the carbon. These metals are obtained by electrolytic reductions. For example, sodium, magnesium, calcium are obtained by the electrolysis of the molten chloride. The metal are deposited at the cathode. कैथोड कैसे होती है? नेगेटिवली चार्ज होता है. वेयर्स क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड. और एनोड कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. पॉजिटिवली चार्ज में ये नेगेटिवली चार्ज चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. द रिएक्शंस आर एट कैथोड. कैथोड में क्या होगा? कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसमें सोडियम आयन डिपॉजिट होगा. और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसमें क्लोरीन आयन का डिपोजिशन होगा. ठीक है. इस तरह से सोडियम और क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन होगा. सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम को भी ऐसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. अब जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अगेन हमें पता है कि मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, तो प्योर फॉर्म में लाने के लिए इसकी रिफाइनिंग की जाती है. रिफाइनिंग क्या है? द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस reduction process described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. Electrolytic refining. ठीक. अब electrolytic refining क्या होती है वो भी देख लेते हैं. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metals is made the anode and the thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. The aperture is set up as shown in figure 3.12. तो ऐसा कुछ सेटअप बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और कैथोड और एनोड. जो प्योर मेटल होगा वो उसका कैथोड बनेगा, और जो इम्प्योर होगा उसका एनोड बनेगा. ठीक है. तो जितनी भी जब सॉल्यूशन से हम पास करेंगे मेटल को, तो सारे प्योर कैथोड में जाएंगे और सारा इम्प्योर मेटल एनोड में जाएगा. उसके नीचे एनोड मड भी डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. तो एनोड मड क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं रिफाइनिंग प्रोसेस से पहले मेटल्स में. ठीक है. ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फॉर्म द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The solution impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and known as anode mud. तो anode mud क्या होता है ये पूछता है एग्जाम में, इस पर थोड़ा ध्यान देना. इवन ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है इसमें एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, ये याद रखना है. जैसे एनोड जो है वो इम्प्योर का बना होता है, कैथोड जो है प्योर मेटल का बना होता है. ठीक है. इसके बाद कोरोजन दिया है. कोरोजन क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है. किसी भी चीज़, कोई भी जब मेटल जो है वो डिस्टॉर्ट होता है या जब खराब होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कोरोजन कहते हैं. ठीक है. धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लग जाता है. ठीक है. तो इसमें हम लोग बेसिकली आयरन का एग्जांपल देते हैं क्योंकि आयरन में रस्टिंग होता है और उसी को हम कोरोजन कहते हैं. लेकिन बाकी के मेटल्स भी होते हैं जिनमें कोरोजन की प्रॉपर्टी देखने को मिली है. जैसे सिल्वर में ग्रीन डिपोजिशन हो जाता है. गोल्ड में भी होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ठीक है. तो यही है. अगर सिंपल आसान भाषा में, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज डिप्लीशन और यू कैन से डिग्रेडेशन ऑफ मेटल. ठीक है. तो इसमें ये सिल्वर का एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है बेसिकली. सिल्वर आर्टिकल्स become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the presence of air to form coating of silver sulfide. वो ब्लैक हो जाता है. मैंने ग्रीन बोला था, ये ब्लैक हो जाता है. Copper react with moist carbon dioxide in the air and slowly lose its
शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग। जो कॉपर होता है वो ग्रीन हो जाता है और सिल्वर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये पूछता है जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैस्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं एक तरह से कोरोजन का। अगर एक पूछता है तो हम लोग आयरन आसानी से लिख देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम सिल्वर और कॉपर का भी एग्जाम्पल डालेंगे। अगेन ये आयरन नेल्स का एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें डालते हैं तो कुछ टाइम बाद कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। अगेन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। अब कोरोजन किसी भी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मेथड दे रखे हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। अगर रस्टिंग हो गई है आयरन आर्टिकल्स में तो उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, मतलब उसके ऊपर पेंट का अप्लाई करके या ऑयलिंग करके, उसकी ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग या क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि एल्युमिनियम की कोटिंग की जाती है, ठीक। और मेकिंग ऑफ एलॉयज या एलॉय के फॉर्म में। एलॉय क्या होते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है, या मेटल का मिक्सचर होता है। बेसिकली एक मेटल के साथ दूसरा मेटल डालेंगे या एक मेटल के साथ दूसरा नॉन मेटल डाल के एक तीसरा कंपाउंड बनाया जाता है, तीसरा मेटल बनाया जाता है। तो ये एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर किसका, मेटल का या मेटल नॉन मेटल का, ठीक है। आगे इसकी डेफिनेशन शायद दी होगी, फिर देख लेते हैं यहाँ पे। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can be reason this out. तो इनसे पूछा है कि अगर गैल्वेनाइज आर्टिकल जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं रस्ट से, अगर ये कोटिंग ब्रेक भी कर जाए। Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. We can get the desired property by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it never used in its pure state. This is because pure iron is very soft and stressed easily when hot. तो हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हम प्योर आयरन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्योर आयरन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और ईजिली स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेंथ दे ही नहीं पाएगा किसी चीज़ को, इसीलिए उसका हम इम्प्योर वर्जन ही यूज़ करते हैं, जिसमें इम्प्योर मीन्स उसमें अदर मेटल्स का मिक्सचर होता है। इट इज़ बट इफ़ इट इज़ मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर उसमें हम कार्बन मिला दें तो वो हार्ड हो जाता है। इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग विच when iron is mixed with nickel and chromium we get stainless steel। तो पूछता है स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है, ये एक तरह का एलॉय है। आयरन में निकल और क्रोमियम का एडिशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रॉन्ज होता है और ब्रास भी होता है। देखते हैं, when iron is mixed with nickel and chromium we get stainless steel which is hard and does not rust. Thus if iron is mixed with some other substance its properties change. In fact the properties of any metals can be changed if it is mixed with some other substance. The substance add may be metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals, or the metal and non-metal dissolving the other element in it. It is in its definite properties. तो एलॉय क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है किसका, मेटल या मेटल का अदर मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ इन अ डेफिनेट रेशियो, ठीक है। डेफिनेट रेशियो होना चाहिए, इससे उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक। उसके बाद बताया कि प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और प्योर गोल्ड की कभी ज्वेलरी नहीं बनती है। तो जो भी ज्वेलरी बनती है वो 22 कैरेट गोल्ड की बनती है, ठीक है, जिसमें जो 2 पार्ट है वो कॉपर या सिल्वर का होता है, ठीक है। बाकी बताया इफ़ वन
मरकरी के एलॉय के बारे में बताया है। मरकरी को एलॉय को एमेलगम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो ब्रास होता है वो एलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का, और जो ब्रॉन्ज होता है वो है एलॉय कॉपर और टीन का। तो ब्रास और ब्रॉन्ज में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो जो ब्रॉन्ज मेटल खिलाड़ी लाते हैं तो ऐसे याद करना, वो कॉपर और टीन लेके आते हैं, ठीक है। टीन लेके आएंगे, मेडल में उनके टीन होता है, ठीक है। और जो ब्रास होता है उसमें क्या होता है, जिंक होता है कॉपर के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय है। एक है सोल्जर एलॉय जो लेड और टीन का बना होता है, ठीक। तो ये लेसन इसी के साथ ख़त्म होता है, फिनिश होता है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग देख लेंगे। इवन हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं उसी में इनके आंसर मिल जाएंगे। विच मेटल डू नॉट कोरोड ईजली, तो एलॉयज जो होते हैं वो ईजिली कोरोड नहीं होते हैं, या जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ईजिली कोरोड नहीं होते हैं। फिर व्हाट आर एलॉय, एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक। उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें आप लोग देख लेंगे। सारे ही आंसर लगभग हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई आंसर में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।